हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हम करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। ये हमारे यहाँ 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट है, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर की ये फर्स्ट पोम है ना, डस्ट ऑफ स्नो। वैसे तो ये बहुत इजी है ना, लेकिन इससे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे आते हैं, तो इसलिए हम आपके साथ इसको डिस्कस भी करते हैं ना। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें डस्ट ऑफ स्नो की, है ना, तो द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रिटन की गई पोम है। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, है ना, वॉज एन अमेरिकन पोएट थे। ही वॉज बोर्न इन 1874 इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में ये बॉर्न हुए थे। एंड किस लिए जाने जाते थे? नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, है ना, एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोकियल स्पीच। इस पे इनका कमांड था, है ना। तो ये इतना बहुत इनके लिए। अगर हम बात करें इनमें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये न्यू इंग्लैंड 1920 सेंचुरी की बात है, ये न्यू इंग्लैंड में पुलित्जर प्राइज़ मिला हुआ था, है ना। इनको इंग्लिश लिटरेचर का पुलित्जर प्राइज़ मिला हुआ था। एंड 1963 में इनकी डेथ हो जाती है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में, है ना। ये बॉर्न कब हुए थे? 1874 में। इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला हुआ था। कहाँ के थे? कहाँ बॉर्न हुए थे? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में बॉर्न हुए थे, और इनकी डेथ हो गई थी 1963 में। अब हम बात करें ये जो पोम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, इसकी थीम के बारे में अगर हम बात करें, द थीम ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना, इज दैट वन मे हैव द वर्स्ट डे। अब इसमें ये बताया गया भाई कि एक जो पोएट था हमारा, उसका जो एक वर्स्ट डे था, मतलब उसका जो दिन था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, और टाइम, है ना, ऑफ हिज लाइफ का। बट अ लिटिल गुड थिंग्स कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग। जैसे तो उसकी एक छोटी सी ऐसी घटना होती है, उसके साथ में इंसिडेंट होता है कि उसका जो टाइम था वो एकदम क्वाइट अमेजिंग चेंज हो जाता है, कि एकदम जो एक बैड डे चल रहा था वो एकदम से अच्छा डे हो जाता है। तो यहाँ पे द क्रो की बात की गई है, हेमलॉक ट्री की बात की गई है, एंड डस्ट आर कंसीडर्ड टू बी द एलिमेंट्स ऑफ द नेगेटिविटी, है ना। ये सारे जो हेमलॉक ट्री है, क्रो है एंड डस्ट है, ये सारे नेगेटिविटी के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे पोम, ये जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि अगर लाइफ में हमारे कभी कुछ ऐसा चल रहा हो कि सैडनेस चल रही है या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमें अपने लाइफ को ना फिर भी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस टाइम पर हमारा जो मूड है, जो हमारी लाइफ में ऐसे कौन सा टर्न आ जाए जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है बिल्कुल चेंज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो हम समरी की बात करें तो समरी बहुत ही ईजी है इसकी। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। वो तरीका जिस तरीके से जो क्रो था उसने इनके ऊपर स्नो गिरा दी, है ना। कहाँ से स्नो गिराई? फ्रॉम हेमलॉक ट्री से। कि भाई इस तरह से यहाँ पे कोई इनका हेमलॉक ट्री था, उस हेमलॉक ट्री से स्नो ये नीचे बैठे होंगे, उसके मान लीजिए कभी इनका मूड खराब होगा, उस पेड़ के नीचे बैठे होंगे, है ना, हेमलॉक ट्री के। अब क्रो आया, क्रो उस पेड़ पे बैठता है, तो बैठने से क्या हो गया कि जो स्नो थी वो स्नो इनके ऊपर गिर जाती है। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब स्नो की गिरने से क्या होता है भाई, ठंडी ठंडी सी स्नो है उनके ऊपर गिरी तो एकदम इनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिव्ड। अब डे का जो हाफ पार्ट था जो इन्होंने बर्बाद कर दिया, तो उसका आधा पार्ट जो बर्बाद होने वाला था वो उन्होंने सेव कर लिया, बचा लिया। मतलब एक पेड़ के नीचे ये बैठे थे, क्रो आया, क्रो क्या, जब पेड़ के ऊपर क्रो बैठता है तो उससे इनके ऊपर स्नो गिरती है। स्नो गिरने की वजह से क्या होता है, वो ठंडी ठंडी सी स्नो होगी, जिसकी वजह से इनका मूड चेंज हो जाता है। जो पूरा दिन इनका खराब होने वाला था, आधा डे वो हाफ डे वो बच गया इनका खराब होने से, क्योंकि इनका मूड अब चेंज हो गया था, हैप्पी हो गया था। ठीक है, तो ये थी पॉइंट। अब हम इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो ये भी पूछा आता है क्वेश्चन कि फिगर ऑफ स्पीच किस लाइन में कौन सी कोई फिगर ऑफ स्पीच है। तो द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, इसमें हमारी मेटोनॉमी है। मेटोनॉमी के साथ साथ अगर हम बात करें और भी फिगर ऑफ स्पीच की, ठीक है, तो द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, तो सूक डाउन ऑन मी के हम देखेंगे तो डबल ओ और फिर ओ आ रहा है यहाँ पे, है ना, SHO फिर डाउन, तो ओ आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाए, असोनेंस हो जाएगा। ठीक है, असोनेंस हो जाएगा। दूसरी लाइन बात करें, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो इसमें भी हमारा मेटोनॉमी है। ठीक है, इसमें भी हमारा मेटोनॉमी है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है इसमें कि भाई इसमें मेटोनॉमी होगी। दूसरा है हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, ये इसमें हमारा सेनकडॉकी है। ठीक है, फिर नीचे वाली लाइन पर अगर हम बात करें, एंड सेव्ड सम पार्ट,
सेव्ड सम एस एस है तो यहाँ पे हमारा एस एस आ रहा है, तो ये हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा, है ना। ऑफ अ डे आई हैड रीड, तो यहाँ पे नीचे वाली लाइन में हमारा मेटोनॉमी आ जाएगा। तो हमारा मेटोनॉमी भी है, एलिट्रेशन भी है, असोनेंस भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आपको नहीं पता कि असोनेंस क्या होता है, मेटोनॉमी क्या होता है, तो उसके लिए हम आपको कभी फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ भाई कि यहाँ पे ये तो ठीक है। अब राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो राइमिंग स्कीम की बात करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे राइमिंग स्कीम में कि क्रो, है ना, सूक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो, स्नो और क्रो, स्नो और क्रो एक राइमिंग वर्ड प्रोनाउंसिएट हो रहा है, क्रो स्नो क्रो लास्ट में, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, दूसरी लाइन में बी हो जाएगा, तीसरी लाइन में फिर से ए हो जाएगा, और मी और ट्री फिर से हमारा हो गया। तो ए बी ए बी ए बी राइमिंग स्कीम हो गई। सेम इसी तरह से सेकंड स्टैंजा जो है इसमें भी हमारी ए बी राइमिंग स्कीम आएगी। देखो हर्ट फिर पार्ट, मूड और रूड, मूड रूड हर्ट पार्ट लास्ट में आ रहा है, तो इसमें भी ए बी, तो ए बी यहाँ की राइमिंग स्कीम हो जाएगी। तो ये तो था हमारा पोम का। अगर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करें कि क्वेश्चन आंसर्स में क्या कह रहा है, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर में कि पोएट जो है भाई क्या कह रहे हैं, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो आपके और जो पूछा था उसके बारे में बात कर ले हम। जैसे फायर है हमारा, क्या है फायर, फायर में आप याद रखिएगा यहाँ पे स्नो, अभी पैराडाइज बाद में पढ़ेंगे, तो स्नो जो है ना इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। क्रो के बारे में बात करें तो आइस के बारे में बात करें तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इन सब के बारे में बात करने से देखते हैं क्या, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या है, क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है ना, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर कह रहा है कि भाई ठीक है देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो क्या है। दूसरा, व्हाट डज द पोएट से हैड चेंज हिज मूड, क्या कहा पोएट ने, हाउ डज द पोएट्स मूड चेंज, और किस तरह से जो पोएट्स का मूड था वो चेंज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, तो हम बताएंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन दिस पोएम में क्या बोला है, डस्ट ऑफ स्नो टेल्स अस दैट ही वाज इन अ सैड मूड व्हेन ही वाज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, अ क्रो सूक ऑफ द पार्टिकल्स, है ना, ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम द ट्री से उसने गिराए ऑन हिम एंड दिस चेंज दिस मूड, और जिसकी वजह से इनका जो मूड था वो चेंज हो जाता है। He was shaken up from his sadness, उसने अपनी सैडनेस को निकाल दिया, and watched the lovely nature around him, उसके आसपास जो लवली नेचर था उसको वो देखता है, and the remaining part of the day was saved from getting exploited, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ डे था जो गेटिंग एक्सप्लॉयड होने वाला था उसको एक्सप्लॉयड होने से उसने बचा लिया। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर क्या बोला है कि हाउ डज, अगर आपको क्वेश्चन आंसर बनाने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से या स्लो मोशन में लगा के आप आराम से देख सकते हैं। हाउ डज पोएट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, कि किस तरह से इस जो पोएट है उसने इस पोएम में नेचर को प्रेजेंट किया। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू थिंक ऑफ द आंसर। जैसे व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम इन पोएम, कौन सी जो बर्ड्स हैं जिनका नाम लिया गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि पोएम में तो पता नहीं चलता है, एक ही दो में पता चलता है। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम, है ना, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, तो इसके बारे में क्या, द बर्ड्स यूजुअली नेम इन पोएम्स आर कुक्कू, लार्क, नाइटिंगेल। देखो याद रखिएगा इस पोएम में कौन कौन सी बर्ड्स को यूज़ किया गया है। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी और ऐसी बर्ड्स को यूज़ किया है वहाँ पे। द बर्ड्स यूजुअली नेम्ड इन पोएम आर कुक्कू, लार्क, नाइटिंगेल, स्वेलोज, पिकॉक, है ना, ये सारे नेम्स हैं यहाँ पे। नो वन क्रो इज यूजुअली नॉट मेंशन इन दिस पोएम, है ना, कि नो द क्रो इज यूजुअली नॉट मेंशन इन दिस पोएम। दूसरा, एक्चुअली इज इट इज़ नॉट एन ऑस्पिशियस वर्ड बट रिप्रेजेंट एन ओमेन, है ना। अब क्रो को यह बताया गया भाई ये ऑस्पिशियस वर्ड नहीं है, मतलब एक लाभ के लिए नहीं है, ये ओमेन है। ओमेन क्या होता है, जैसे कि हम एक निगेटिविटी के लिए यूज़ करते हैं ना, उसके लिए ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो याद रखिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई इसमें, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, why doesn't the poet write about a more beautiful tree such a maple or a oak and pine, मतलब जो ब्यूटीफुल ट्री होती है पोएट ने उनके बारे में क्यों नहीं लिखा है, तो उसके बारे में बात करें। द हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, क्या हेमलॉक ट्री जो होता है वो एक पॉइजनस ट्री है। इट इज एन इनऑस्पिशियस ट्री, इट रिप्रेजेंट्स एन ओमेन और सैडनेस, ये क्या प्रेजेंट करता है, सैडनेस और ओमेन को प्रेजेंट करता है। द पोएट वॉज वेरी सैड एंड ही वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, पोएट जो था वो बहुत ज़्यादा सैड था इसलिए हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था, इसलिए उन्होंने अच्छे पेड़ों को, ट्री को यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ऐसे ट्री को यूज़ किया है जो नेगेटिविटी को रखता है।
ठीक है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक प्रेजेंट जॉय और सॉरो। जो यहाँ पे व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक है प्रेजेंट जॉय और सॉरो, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। तो यहाँ बताया कि द क्रो एंड हेमलॉक है रिप्रेजेंट सैडनेस और सॉरो। जो क्रो और हेमलॉक है यहाँ पे सैडनेस और सॉरो को रिप्रेजेंट करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक ऑफ द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट अ सिचुएशन। डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अ सिचुएशन विच ब्रिंग्स अ चेंज इन द मूड ऑफ द पोएट। ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से पोएट का जो मूड है वो चेंज होता है। एंड मेक्स हिम अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग, और उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स है उससे अवेयर करता है। इट सेक्स ऑफ द पोएट सॉरो एंड गेट हिम इंटरेस्टेड इन द नेचर्स अराउंड हिम। क्या करता है? इट सेक्स ऑफ द पोएट, से पोएट्स को सेक्स करता है, मतलब उसके अंतरात्मा को जब से होता है पोएट सॉरो, पोएट के सॉरो को, जो पोएट सैडनेस में था उसको निकाल देता है। एंड गेट्स हिम इंटरेस्टेड इन द नेचर, जो आसपास इंटरेस्टेड नेचर था उसमें उसको इंटरेस्ट दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस। तो ऐसा सबकी लाइफ में ऐसा समय आता है जिस टाइम पे आप क्या करते हैं कि आप डिप्रेस्ड और होपलेस हो जाते हैं। तो हैव यू एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट, कि आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है सिमिलर मोमेंट का, चेंज योर मूड, की जिसकी वजह से आपका जो मूड था वो कभी चेंज हो गया हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आपके पास ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ हो कि आप बहुत ज़्यादा सैड हों, देन आफ्टर उसके बाद ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से आपका मूड एकदम अच्छा हो गया हो, है ना। होता है ना हमारी लाइफ में कि हम बहुत उदास होते हैं लेकिन हमारे किसी ऐसे इंसान से बात हो जाती है, ऐसे इंसान से मिलना हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ होती है ना एकदम हैप्पी हो जाती है। तो ऐसे इंसिडेंट को आप अपने मन से इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब इस समरी की बात करें, अगर हम इस इंग्लिश में आपको समरी लिखना है तो उसकी बात करें तो हम बात कर रहे हैं, समरी आपको बताते हैं डस्ट ऑफ स्नो की। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय द फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थ्रू द पोएम इज वेरी ब्रीफ बट इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट मीनिंग। ये जो पोम है बहुत ही ब्रीफ है, बहुत ही शॉर्ट है, बट इसकी जो मीनिंग है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस पोएम स्टैंड फॉर गाइडिंग अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट ऑल होप इन एंड इज़ वेरी सैड। एक ऐसे पर्सन के बारे में जो अपनी होप को पूरी तरह से खो चुका है ना, और बहुत ज़्यादा उदास है। द पोएट वॉज इन अ सॉरोफुल मूड, जो पोएट है वो बहुत ही सॉरोफुल मूड में है। एंड वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, कहाँ बैठा है? हेमलॉक ट्री के अंदर बैठा है। इट वॉज द विंटर का समय था क्योंकि स्नो फॉलिंग हो रही थी। सीजन एंड देयर वॉज स्नोफॉल ऑल अराउंड, और चारों तरफ क्या स्नो फॉलिंग हो रही थी। अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द सेम ट्री। अब जो क्रो था जहाँ पे वो बैठा था, इंसान बैठा था, पोएट बैठा था, उसी की सेम ट्री में ऊपर जो क्रो था वो बैठा था। द क्रो सडनली परचेस ऑन द टॉप। अब जो क्रो था सडनली परचेस ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड सेक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। जैसे ही वहाँ से निकला उसके बाद क्या होता है, पोएट की जो मूड था, पोएट के ऊपर जो स्नो फॉलिंग होती है जिसकी वजह से उसका मूड चेंज होता है। व्हेन अ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, he was awake from his thoughts and then noticed the simply activity going around him। अब जब स्नो गिरती है तो क्या होता है, जैसे ठंडा पानी आपके ऊपर डाल दो ना तो आप एकदम ऐसे एकदम अटेंटिव हो जाते हो, अरे क्या हो गया भाई। तो इसी तरह से जो पोएट था वो भी इसी तरह से हो जाता है, वो आसपास की चारों तरफ की चीज़ों को देखता है। द पोएट परहैप्स रियलाइज that he had to just shake off the dust that had settled on his mind। A simple act of the crow shook off the permissions, है ना, pessimism changed the poet's mood। He suddenly realized that he had wasted his time wallowing in self-pity and resolved to utilize the remaining day in doing some useful task। उसने कहा भाई हमें कोई अच्छे काम कर लेना चाहिए, रिमेनिंग डे है, हम कोई अच्छे काम कर लें जिसकी वजह से हमारा जो पार्ट है वो खराब होने से बच जाएगा। द रियलाइजेशन फिल्स हिम विथ पॉजिटिव एनर्जी, और ये जो रियलाइजेशन थी जिसकी वजह से वो पॉजिटिव एनर्जी से फिल हो जाता है। द हेमलॉक विच इज़ नोन फॉर इट्स पॉइजनस फ्रूट्स combined with omnious crow, है ना, ironically became the source of the lightening up and disturbed mind the poet। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि इसकी समरी भी देखी, इसके एक्सप्लेनेशन भी देखा, है ना, दोनों स्टेंजा हमने देख लिए। अब इस स्टेंजा से कभी कभी क्या होते हैं, क्वेश्चंस भी बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे 10th में आपको, तो दीदा आपको इस तरह से स्टेंजा दिया होगा, लिखोगा रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। मान लीजिए क्वेश्चंस दिया आपको, टू ड्रॉ अटेंशन ऑन द फॉलिंग स्नो फ्लेक्स अटॉप ऑफ द हेमलॉक ट्रीज द पोएट एम्प्लॉयज द वर्ड डस्ट विच
पोएटिक डिवाइस इज यूज देयर। अब यहाँ पे बोल दिया भाई कौन सी पोएटिक डिवाइस को यूज़ किया गया है ना। तो पोएटिक डिवाइस मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच, कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ किया गया है। तो आप बता सकते हो भाई कि सिनेक्डोकी है आपकी, दूसरा मेटाफर है, तीसरा सिंबलिज्म्स है, चौथा है अलिट्रेशन। ठीक है, तो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे यूज़ किया गया है उसके आंसर्स को आपको मुझे बताना है। तो इस तरह से हम इसके बारे में सब देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। तो हम बात करें तो हमारा मेटाफर का यूज़ किया, कंपैरिजन किया गया है क्योंकि। दूसरी बात करें तो यहाँ पे हमारा मेटोनॉमी का भी यूज़ किया है। तो कहीं कहीं पे हमारा मेटाफर है, मेटोनॉमी, सिंबलिज्म्स भी है। सिंबल क्योंकि नेगेटिविटी के सिंबल को हम लोग कंपैरिजन किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे नेगेटिविटी के सिंबल्स भी हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे ऐसे आपको पता चल जाएगा। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं कि भाई कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन की बात करें, द पोएम टीचेस अस अ लेसन दैट्स एवरी स्मॉल एक्ट इन लाइफ कैन इल्यूमिनेट और सोल एंड मोटिवेट अस टू डू बेटर। ये हमारा कंक्लूजन क्या है, द पोएम टीचेस अस अ लेसन दैट एवरी स्मॉल एक्ट, हमें पोएम क्या बता रहा है कि भाई एवरी स्मॉल एक्ट जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाता है इन लाइफ, कैन इल्यूमिनेट और सोल, हमारी आत्मा को इल्यूमिनेट कर सकता है, जगा सकता है, एंड मोटिवेट अस टू डू बेटर, और हमें मोटिवेट कर सकता है कि हमें और कुछ अच्छा करना चाहिए। तो इस तरह से एक छोटी सी पोम थी ये आपकी डस्ट ऑफ स्नो। इसी तरह से इसका एक पार्ट है दूसरा फायर एंड आइस का। तो फायर एंड आइस भी छोटी सी पोएम है, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, जिसमें हम आपको फायर एंड आइस के बारे में क्वेश्चन आंसर, फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम, क्वेश्चन आंसर्स है ना, स्टैक बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे कुछ हम बताएंगे आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।